देखने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं पीएस नरावत, फैकल्टी ऑफ सार्वभौमिक विद्या। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपने संविधान निर्माण का जो टॉपिक पिछली क्लास में चल रहा था, उसकी इस सेकंड क्लास शुरू करेंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले कल जो हमने पढ़ा था उसका एक रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आपको संविधान निर्माण पढ़ाने से पहले संविधान की एक सामान्य परिभाषा बताई थी कि संविधान एक सर्वोच्च वैधता प्राप्त एक आचार संहिता होती है जो किसी भी देश, जिसे पॉलिटिकल साइंस की भाषा में स्टेट कहा जाता है यानी राज्य, उसके नागरिकों के व्यवहार का अध्ययन करती है। वहाँ जो सरकार होती है उसके स्वरूप, प्रक्रिया और उसके व्यवहार का अध्ययन करती है। सरकार और नागरिकों के संबंधों का भी निर्धारण करती है। इसके बाद अब देखी थी कि जो संविधान है वो अस्तित्व में कैसे आता है। तो उसके लिए हमने दो बिंदुओं पे विस्तृत चर्चा की थी। पहला पॉइंट था कि जो ऐतिहासिक विकास है उसका परिणाम है संविधान। उसके अंतर्गत वैदिक काल की जो सभा और समिति है उसके बारे में पढ़ा था। फिर मुगलकालीन जो व्यवस्थाएं हैं जो आज भी अपने व्यवहार में काम में ली जाती हैं। ब्रिटिश काल के अंतर्गत 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 को जो पिट्स इंडिया एक्ट है, उसके बाद जो चार लेख आए थे उसके बारे में पढ़ा था। फिर भारत परिषद अधिनियम आए थे 3, उसके बारे में पढ़ा था। फिर भारत शासन अधिनियम आए थे 3, उसके बारे में पढ़ा था। तो इस प्रकार से एक अपने कहानी का जो एक ऐतिहासिक घटनाक्रम था वो अपन ने पढ़ा था। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था वो हमने देखा था कि जो संविधान सभा होती है वो किस प्रकार संविधान का निर्माण करती है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हुई थी अपने भारत के संदर्भ में, वो हमने पढ़ी थी। उसमें हमने देखा था कि जो संविधान सभा की मांग है वो किस प्रकार से की गई थी, इसके विभिन्न चरण देखे थे। और इसका जो आरंभ है वो 1895 को तिलक द्वारा जो स्वराज बिल लाया गया था उसके आधार पे हुआ था। फिर 1922 के अंदर जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा होगी वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी। फिर अपन ने 1923 में कांग्रेस के एक सर्वदलीय बैठक में एक समिति का गठन किया जाता है और एनी बेसेंट के सुझाव के आधार पर एक बिल तैयार किया जाता है उस समिति द्वारा, जिसका नाम था कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया। और उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित करवाने के लिए भी भेजा जाता है, किंतु कुछ कारणों से वो बिल पारित नहीं हो पाता है। हमने पढ़ा था 1927 में जब ब्रिटेन की जो सरकार थी उन्होंने एक साइमन कमीशन भेजा था। जो 1919 का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए भेजा गया था। और इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था और इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध भी किया गया था। अपने जो संविधान निर्माण का ये जो टॉपिक है इसमें साइमन कमीशन की जो एक बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय हैं जो संविधान बनाने के लिए अभी तक सक्षम नहीं है पूर्ण रूप से। तो जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल थे उन्होंने इस बात को चुनौती के रूप में लिया और मई 1928 को नेहरू समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और महासचिव जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने बहुत सारी सिफारिशें दी थी और संविधान का एक बहुत अच्छा सा ड्राफ्ट भी तैयार किया था, जिसमें संघीय व्यवस्था का उल्लेख था, संसदीय प्रणाली का उल्लेख था और सबसे महत्वपूर्ण इसमें फंडामेंटल राइट का भी उल्लेख था, जिसे अपन मूल अधिकार कहते हैं। प्रांतों के जो उसमें शासन में स्वायत्ता की बात भी इसमें की गई थी। फिर कहानी का आगे चरण बढ़ता है और साल आता है 1929 को, जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा होता है। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं और इस सम्मेलन के बाद में 1930 में 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। और इसी सम्मेलन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूर्ण स्वराज की मांग थी उसको कांग्रेस द्वारा स्पष्ट किया गया। और कहानी का जो अगला पड़ाव है वो आता है 1934, जिसमें जो एम.एन. रॉय थे उन्होंने दो चीज़ें कही थी कि जो संविधान सभा होगी वो निर्वाचित होगी, और दूसरी चीज़ उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण औपचारिक रूप से संविधान सभा की सबसे पहले मांग उन्होंने की थी। फिर कहानी के अगले पड़ाव में फिर 1935 में संविधान सभा समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे
और इस समिति ने बहुत अच्छी एक सिफारिश की थी कि जो संविधान सभा होगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित की जाएगी। तो आज अपन इस क्लास के अंतर्गत वापस इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस संविधान की जो निर्माण की जो कहानी है उसमें अब अगला जो पड़ाव है वो आता है 1939 को। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है तो ब्रिटेन जो मित्र राष्ट्रों की तरफ से इस युद्ध में भाग लेता है, तो उसको एक बार फिर भारतीयों के सहयोग की जरूरत होती है। और इस बार कांग्रेस और जो विभिन्न दल थे जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, वो किसी भी कीमत पर अपनी मांग उसको मनवाने के साथ ही अपने अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो इसलिए अंग्रेजों ने इस संदर्भ में 1940 में एक प्रस्ताव की घोषणा की। यह प्रस्ताव 9 अगस्त को लाया गया था। इसी कारण इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई थी, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की जो मांग थी उसको स्वीकार किया गया था। अब अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे। युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। किंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस बात पे अड़े हुए थे कि जब तक लीग का ये मानना था कि जब तक पृथक पाकिस्तान नहीं बन जाता उसके लिए एक अलग से संविधान सभा गठित नहीं हो जाती। उधर कांग्रेस विभाजन के विरोध में थी, इसलिए इन दोनों ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब अंग्रेजों के सामने और भी समस्या खड़ी हो जाती है। अब कहानी का जो अगला चरण है वो आता है 1942 को, मार्च 1942। और ब्रिटिश कैबिनेट में एक व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे जिनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। इनको भारत भेजा जाता है और स्टेफर्ड क्रिप्स ने भी वही बात दोहराई जो अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी। और बिना हिचकिचाहट कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्तावों को भी स्वीकृत कर दिया। इसके बाद साल आता है 1945। ये बात है जून की। भारत में एक नए गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम था लॉर्ड वेवल। इन्होंने कहा कि मेरे पास एक तरीका है जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों के भविष्य का फैसला हो जाएगा और जो भी भारत में समस्या आ रही है वो समस्या मैं समाप्त कर दूंगा। तो उन्होंने इस पर चर्चा करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन करवाते हैं। और इस सम्मेलन में शिमला में जो मुस्लिम लीग के जो नेता हैं और जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं उनको बुलाया जाता है और वहां पे बैठक चलती है काफी दिनों तक और उसमें बहुत कुछ प्रस्ताव पास किए जाते हैं। सबसे पहला उन्होंने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया कि हम आपके लिए संविधान सभा बना देंगे। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही कि जो युद्ध मंत्रालय है भारत का, इस मंत्रालय को छोड़कर शेष जो भी मंत्रालय है वो भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। ये दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। कांग्रेस यद्यपि इसके संदर्भ में अपनी स्वीकृति थोड़ी देती है किंतु लीग इस प्रस्ताव को पूर्ण रूप से असहमत हो जाती है। उसका कहना था कि जब तक पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता और हमारे लिए एक अलग से संविधान सभा का गठन नहीं किया जाता तब तक किसी भी प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं करेंगे। उधर कांग्रेस भी फिर असहमत हो जाती है कि वो विभाजन के विरोध में थी। तो कहीं ना कहीं जो वेवल योजना है वो भी असफल हो जाती है।
इस प्रकार ये जो घटनाक्रम चल रहा था अभी तक, वो संविधान सभा की एकमात्र अप्रत्यक्ष स्वीकृति तो मिल चुकी थी, किंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आती है अब कि मांग तो मांग ली गई, किंतु ये संविधान सभा का गठन होगा किस प्रकार, ये अभी तक चीज किसी को भी पता नहीं थी। तो इस संदर्भ में सबसे जो महत्वपूर्ण आयोग है वो आपको पता ही होगा, कैबिनेट मिशन। तो आप अगर इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब जबकि युद्ध समाप्त हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को भी लगने लगा था कि अब अंग्रेजों की मांग अपने को मान लेनी चाहिए, और उधर अंग्रेज भी अब चाह रहे थे कि भारत को अब ज्यादा दिन तक अपने पास रखना लाभ का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा है। तो इसलिए 1946 में एक मिशन भेजा जाता है। उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। और ये मई 1946 में भारत आता है। इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 लोग शामिल थे। एक के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे उस टाइम ब्रिटेन के। फिर अपने दूसरे जो इसके सदस्य हैं उनका नाम था एबी अलेक्जेंडर। और तीसरे इसमें थे अपने भारत के सचिव। अब ये भारत के सचिव, ब्रिटेन का जो कैबिनेट होता था उसके एक मंत्री होते थे जो कि भारत से संबंधित जो भी मामले होते थे उस मामले को वो देखा करते थे। तो इसलिए भारत के सचिव का इस कैबिनेट मिशन के साथ आना अंग्रेजों की भारत के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। तो जो भारत सचिव थे उस टाइम अपने पैथिक लॉरेंस, वो भी इस मिशन में, इस संगठन अपने कैबिनेट मिशन में आए थे। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये भारत सचिव थे उस टाइम। अब ये जो कैबिनेट मिशन आया था, हाँ एक चीज इसमें और है कि इसमें 3 सदस्य ही थे, इनका कोई अध्यक्ष नहीं था, ये तीनों समान रूप से इसमें थे। अब जो कैबिनेट मिशन है उसकी जो अनुशंसा थी, जो सिफारिशें थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसमें क्या क्या प्रस्ताव किए गए थे वो अपने लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि भारत को एक संघ के रूप में बनाया जाएगा, यानी भारत एक संघ के रूप में संगठित किया जाएगा। अब इस संघ में कौन कौन शामिल होगा, तो ये आपको पता है कि उस टाइम जो देसी रियासतें होती थी, अब ये देसी रियासतें क्या थी? देसी रियासतें वो क्षेत्र थे जिन रियासतों के शासक और अंग्रेजों के बीच में एक समझौता हो रखा था, एक संधि हो रखी थी, इसलिए ये अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे। तो इन देशी रियासतों को इस संघ में मिलने के लिए स्वतंत्र रखा गया कि आप अपनी इच्छा अनुसार या तो इनमें मिल सकते हैं भारत के संघ में, या आप खुद स्वतंत्र रह सकते हैं। फिर दूसरे इसमें थे प्रांत। अब ये प्रांत कौन थे? जहां पे निर्वाचित सरकारें होती थी और अंग्रेजों का एक गवर्नर इसमें बैठता था, और इन प्रांतों की संख्या उस टाइम 11 थी। फिर बात करते हैं चीफ कमिश्नरी प्रांत, सीसीए। अब ये चीफ कमिश्नरी प्रांत जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, चीफ कमिश्नर बैठता था यहाँ पे, और इनकी संख्या थी 4। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत जो ये एक संघ होगा इसमें ये 3 चीजें शामिल होगी। अब संघ का तो निर्धारण हो गया। दूसरा, इसने जो सिफारिश की वो भी अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूं ताकि बोर्ड पे जगह आ जाए। कैबिनेट मिशन ने एक अनुशंसा ये की थी कि जब तक संविधान सभा नहीं बन जाती तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो उन्होंने एक अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की, और सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जहां से प्रश्न बन सकता है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें
कि इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे। कई किताबों में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड वेवेल, जो उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे। और इस अंतरिम सरकार के जो उपाध्यक्ष थे, इस उपाध्यक्ष पद को उस टाइम पीएम नाम दिया गया था। ये अपने थे जवाहरलाल नेहरू। और इस अंतरिम सरकार के अंदर 12 सदस्य भी थे मंत्रिमंडल में। आगे चलकर इस मंत्रिमंडल की संख्या बढ़ाकर 14 भी की गई। तो अंग्रेजों ने कहा कि जब तक संविधान सभा का निर्वाचन या जो गठन है वो नहीं हो जाता, तब तक ये अंतरिम सरकार काम करेगी। अंतरिम सरकार का मतलब है जब तक कोई नई सरकार नहीं बन जाती तब तक ये कार्य करती रहेगी। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है संविधान सभा के निर्माण की। अब निर्माण के लिए कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये कैबिनेट मिशन ने अच्छे तरीके से बताई थी। तीसरा पॉइंट आता है इसका संविधान सभा, कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा, कितने सदस्य होंगे, किस प्रकार उनका निर्वाचन किया जाएगा। इसकी जो पूरी प्रक्रिया थी, इस पूरी प्रक्रिया को कैबिनेट मिशन ने बताया था। अब इस प्रक्रिया में कई सारी चीजें आती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि सदस्यों का जो संख्या होगी उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, यानी संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण भी तो करना पड़ेगा ना। तो निर्धारण का क्या तरीका होगा, फिर इन सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। अभी तक तो केवल संविधान सभा की मांग की बात कर रहे थे, भाई अपने को गठन करना है। अब ये गठन होगा किस प्रकार, इसके लिए भी कुछ चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो सदस्य संख्या के निर्धारण के लिए उन्होंने एक बात कही कि 1931 से 1941 तक जो भारत की जनगणना थी उसकी जो वृद्धि दर थी इस दशक में, उस वृद्धि दर के आधार पर 1946 में भारत की जनसंख्या उस टाइम बैठी थी 38.9 करोड़। तो अब आप समझ गए होंगे इस चीज को कि इसका निर्धारण किया गया था कि प्रति 10 लाख पर एक सदस्य होगा, प्रति 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। तो 38.9 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से यह संख्या बैठती है 389। तो अब आपको समझ में आया होगा कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 क्यों रखी गई थी। अब 389 में इसका भी विभाजन किया गया था कि ये चीजें कैसे होगी। तो 389 में से जो 292 सीटें थी वो तो थी अपने प्रांतों से, जो 11 प्रांत थे भारत के। अब इसमें से जो 4 सीटें थी वो रखी गई चीफ कमिश्नरी जो एरिया थे उससे रखी गई थी, सीसीए से। और जो 93 सीटें थी उनके लिए देशी रियासतों को स्वतंत्र रखा गया कि आप या तो इनको मनोनयन करके भेज दो या इनको निर्वाचन करके भेज दो, या आपके ऊपर है। तो ये जो 3 आंकड़े हैं ये प्रांतों में, सीसीए में और देशी रियासतों में 389 सदस्यों का संख्या का निर्धारण किया गया। अब सदस्य संख्या का निर्धारण तो हो गया, अब इसका निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। अब निर्वाचन के लिए कई सुझाव आए कि एक प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव आयोजित करवा देते हैं, किंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि उस टाइम जो 10% जनसंख्या थी वो ही वोट देने की अधिकारी होती थी, क्योंकि उस काल में वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को था जो शिक्षित थे, संपत्ति के आधार पर उनको वोट देने का अधिकार दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं पूरी जनता का इसमें जो संविधान सभा है उसके निर्माण में सहयोग नहीं रह पाता। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया रहे। तो इसके लिए कैबिनेट मिशन ने कहा कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अब अप्रत्यक्ष आधार पर इतने सदस्यों का निर्वाचन करना, उसके लिए भी एक पद्धति अपनाई जाए।
और इस पद्धति को नाम दिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया गया। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इस पद्धति को आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। अभी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमण होती क्या है, तो आपको इस नाम से कुछ याद आ रहा होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी इस आधार पर किया जाता है और राज्यसभा के जो सीटें होती है उसका निर्धारण भी, जो चुनाव होते हैं वो भी इस पद्धति के आधार पर किया जाता है। तब ये पद्धति क्यों अपनाई गई? ये पद्धति इसलिए अपनाई गई कि जब एक से अधिक उम्मीदवारों का चयन करना हो तो उसके लिए ये प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरी चीज कि अंग्रेजों को ये लगा था कि जो भारत में मुस्लिम वर्ग है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, कहीं ना कहीं अगर संविधान सभा की ये जो सदस्य संख्या का निर्धारण अपन ऐसे ही चुनाव करवा दे तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक वर्ग होगा उसको ज्यादा वोट नहीं मिल पाएंगे, जबकि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर जो भी अलग अलग समुदाय होंगे उनको बराबर वोट मिलेंगे। तो इसलिए इस प्रणाली को संविधान सभा के निर्वाचन के लिए अपनाया गया और 3 वर्ग बनाए गए। 3 वर्ग कौन कौन से थे? एक तो था सामान्य वर्ग जिसमें सभी वर्ग शामिल थे, दूसरा था मुस्लिम वर्ग और तीसरा था सिख। इसमें हिंदू शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। तो इस प्रकार अपने जो संविधान सभा है उसके सदस्यों की संख्या और उसके निर्वाचन की प्रक्रिया निर्धारित हो जाती है। अब चले अपन आगे बढ़ते हैं कहानी के अगले पड़ाव की ओर। तो एक बार आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इस निर्वाचन में किस किसने भाग लिया था? तो उस टाइम जो प्रांतों में विधानमंडल होते थे, जो विधानसभाएं होती थी, उसके सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लिया था और इसके चुनाव अपने कंप्लीट हुए। और चुनाव के बाद इसके जो नतीजे आए हैं वो एक बार अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि कई बार इससे भी सवाल बन सकते हैं अपने। जो 389 सीटें थी उसमें से 208 सीटें आई कांग्रेस के पास में, 389 में से आप 93 सीटें जो मनोनयन वाली है उसको थोड़ा सा आप अलग कर दीजिए क्योंकि ये देशी रियासतों के ऊपर छोड़ दिया गया था। तो अपन 296 सीटों की बात करते हैं। फिर 73 सीटें थी वो मुस्लिम लीग के पास आई, और 15 सीटें अन्य दलों के पास आई। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि जो 296 सीटें थी उस पे कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य दलों को 15 सीटें मिली। अब इसमें एक सवाल मेरे दृष्टिकोण से थोड़ा सा मेरे को महत्वपूर्ण लग रहा है, वो ये है कि ये तो दल के आधार पर सीटों का निर्धारण हो गया। अब अगर अपन देखा जाए कि इसमें महिलाओं की सीटें कितनी थी, कितनी महिलाएं संविधान सभा के चुनाव में चुन के आई थी, तो इसका आंसर होगा 15। कुल 15 महिलाएं ऐसी थी जो संविधान सभा में चुन के आई थी। अब इसमें से 2 सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुस्लिम लीग ने किस महिला को चुन के भेजा था और ऐसी एकमात्र महिला कौन है जिसका मनोनयन किया गया था देशी रियासत के द्वारा? तो ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे दृष्टिकोण ये सवाल पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे। अब मुस्लिम लीग से जो महिला चुन के आई थी उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ये लाहौर की थी
और मुस्लिम लीग ने इनको चुन के भेजा था। और देसी रियासत से उसका नाम था त्रावणकोर देसी रियासत का। और इसमें एक महिला जो ईसाई अपने धर्म की थी, उसका नाम था एनी मस्कैरिनी। एनी मस्कैरिनी। तो ये दो नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब अगर अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कुल 12 सदस्य चुन के आए थे, जिसमें से 11 तो अपने निर्वाचित हुए थे प्रांतों से और एक सदस्य थे अपने अजमेर मेरवाड़ा, जो कि उस टाइम ब्रिटिश जो कमिश्नरी एरिया है, चीफ कमिश्नरी जो एरिया है वहां के थे। तो ये नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, अजमेर मेरवाड़ा सा। जो उस टाइम जो 4 मैंने आपको बताए थे चीफ कमिश्नरी प्रांत, 4 में एक तो था अपने कुर्ग जो कर्नाटक में है, एक तो था बलूचिस्तान, एक था अपने दिल्ली और एक था अपने अजमेर। ये थोड़ा सा आप 4 इन प्रांतों के नाम ध्यान रखेंगे। तो अजमेर से जो अपने राजस्थान में था, अजमेर से जो चुन के आए थे उनका नाम था मुकुट बिहारी भार्गव। मुकुट बिहारी भार्गव। और एक अपने जयपुर के आए थे, उनका नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। वो थे वीटी कृष्णमाचारी। जो उस टाइम तत्कालिक जो जयपुर था वहां के पीएम भी थे। तो वो वीटी कृष्णमाचारी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब संविधान सभा की जो बैठक होती है, जो पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक होती है। तो उसमें सभी सदस्यों ने मिलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया था। और उस सभा के अंदर अपने जो वीटी कृष्णमाचारी थे और दूसरे थे एक एच.सी. मुखर्जी, इन दोनों को लोकसभा का जो अपने संविधान सभा थी उसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो इस दृष्टिकोण से जो वीटी कृष्णमाचारी है उनका नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बाद में संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी बने थे, इसलिए ये थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने संविधान सभा के निर्माण वहां तक बात कंप्लीट की है और आशा करता हूं कि आज मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो चीजें आपको थोड़ी समझ में भी आई होगी। और एक चीज मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अपनी जो कल वाली अगली क्लास होगी उसमें संविधान निर्माण का ये जो टॉपिक है ये मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। फिर आप कमेंट में मेरे को लिख के बताना कि पॉलिटिकल साइंस को आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो टॉपिक हैं उसको आगे कंटिन्यू रखें या ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो शुरू करवाएं। तो आप कमेंट में इसकी राय भी जरूर देना। और एक विनती आपसे एक बार फिर करना चाहूँगा कि चैनल के सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं। हम सब जो साथी हैं मिलकर बहुत ही मेहनत से प्रयत्न कर रहे हैं कि आप सभी जो मित्र हैं, हमारे जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो सरकारी सेवा में जल्दी से जल्दी पहुँचें। और ऐसे लोग जो अभी तक कोचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, जो गांव दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो उन तक हमारी ये जो कोशिश है वो पहुंचे और उनको भी इसका लाभ मिले। तो प्लीज़ आप थोड़ा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। और कमेंट में इस टॉपिक के बारे में जो भी कोई अगर समस्या हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।